मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है बीए पार्ट फर्स्ट का जो पेपर फर्स्ट है, फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इस पेपर में मार्क्सवाद का टॉपिक अपना चल रहा है। इस मार्क्सवाद में आज हम मार्क्स की जो वर्ग संघर्ष की अवधारणा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत उसकी जो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है उसी का एक अभिन्न अंग है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के इस विचार के अनुकूल है कि दर्शन का प्रमुख कार्य अन्यायपूर्ण समाज व्यवस्था को बदलना है। ठीक है ना, कि समाज में जो एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है उस व्यवस्था को मार्क्स इस सिद्धांत के माध्यम से बदलना चाहता है। वस्तुतः वर्ग संघर्ष ही वह सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक साधन है जिसके द्वारा कष्टकारी व अन्यायपूर्ण पूंजीवादी व्यवस्था का अंत करके समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि जो वर्ग संघर्ष है वो एक सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक साधन है। किसका? कि जो समाज में अन्यायपूर्ण व्यवस्था है या जो कष्टकारी है उस कष्टकारी अन्यायपूर्ण पूंजीवादी व्यवस्था का अंत करके जो सामाजिक व्यवस्था की स्थापना होगी वो किसके माध्यम से होगी? मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से, ऐसा मार्क्स बताता है। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? निजी संपत्ति की व्यवस्था जो समाज को संपन्न या विपन्न वर्गों में बांट देती है। ठीक है ना, समाज को उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, समाज को संपन्न और विपन्न वर्ग में बांट देती है। तो इन दोनों वर्गों को मार्क्स एक प्रकार से शोषित वर्ग एवं शोषित वर्ग कहता है और इन दोनों वर्गों के हितों में तीव्र विरोध भी होता है और यही विरोध एक प्रकार से वर्ग संघर्ष के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। उसका निष्कर्ष क्या है कि जब समाज में निजी संपत्ति की व्यवस्था का अंत हो जाएगा तो वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी और ऐसे समाज में वर्ग संघर्ष भी नहीं होगा। ये बातें कार्ल मार्क्स अपने वर्ग संघर्ष के जो सिद्धांत है उसके माध्यम से बताना चाहता है कि जो निजी संपत्ति है उस निजी संपत्ति के कारण ही एक प्रकार से ये सारी बातें होती हैं। जब निजी संपत्ति की व्यवस्था का अंत हो जाएगा या वो खत्म हो जाएगी तो एक वर्ग विहीन समाज की स्वतः ही स्थापना हो जाएगी और जब वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी तो समाज में जो वर्ग संघर्ष है वो वर्ग संघर्ष भी खत्म हो जाएगा। अर्थात उच्च और निम्न या एक प्रकार से संपन्न और विपन्न का जो भेद है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ऐसी बातें अब कार्ल मार्क्स अपने इस सिद्धांत में बताता है। वर्ग संघर्ष पर मार्क्स के जो प्रमुख विचार हैं उन विचारों को भी यहां बताना अत्यंत आवश्यक है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि वर्ग संघर्ष आर्थिक द्वंद्व की अभिव्यक्ति है। इसमें मार्क्स क्या कहता है कि मार्क्स कहता है कि आदिम साम्यवादी अवस्था के बाद क्रमशः स्थापित दास अवस्था, सामंती अवस्था तथा पूंजीवादी अवस्था में आर्थिक द्वंद्व यानी कि संघर्ष दिखाई पड़ता है और इस आर्थिक द्वंद्व की बाहरी अभिव्यक्ति ही वर्ग संघर्ष है।
निजी संपत्ति की व्यवस्था के कारण ये उपयुक्त तीनों समाज दो विरोधी आर्थिक वर्गों में बंट जाते हैं। तीनों कौन से? दास अवस्था, सामंती अवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था। आर्थिक वर्गों में बंट जाते हैं, जिन्हें मोटे तौर पर एक प्रकार से शोषक वर्ग तथा शोषित वर्ग कहा जाता है। जो शोषक वर्ग है, शोषक वर्ग का उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है। अधिकार का तात्पर्य वो स्वामित्व होता है उसका। किंतु जो शोषित वर्ग होता है वो गरीब होता है और उसका उत्पादन के साधनों पर अधिकार नहीं होता है। उत्पादन के साधनों पर अधिकार किसका होता है? स्वामित्व का होता है। जो शोषक वर्ग होता है वो स्वामित्व उसका होता है। शोषित वर्ग उत्पादन के लिए श्रम करता है और शोषक वर्ग इसके श्रम के लाभ को हड़प जाता है। इस प्रकार ये जो तीनों समाज में परस्पर विरोधी आर्थिक हित वाले दो वर्ग बन जाते हैं, जिसमें एक प्रकार से परस्पर संघर्ष स्वाभाविक होता है और यही एक प्रकार से कहा जाए तो वर्ग संघर्ष है, ऐसा मार्क्स ने बताया है। तो इस प्रकार वर्ग संघर्ष उपयुक्त तीनों समाज उत्पादन प्रणाली में मौजूद आंतरिक विरोध की ही बाहरी अभिव्यक्ति कही जा सकती है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि इतिहास वर्ग संघर्ष का विवरण है। इसमें मार्क्स ने बताया है कि मार्क्स से पूर्व जो संपूर्ण मानव इतिहास को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे, उसने इन सभी सिद्धांतों का खंडन किया और बताया कि इतिहास को समझने की कुंजी क्या है? वर्ग संघर्ष। मार्क्स का कथन है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। स्वतंत्र व्यक्ति व दास, भूस्वामी तथा भूदास, श्रेणीपति तथा दस्तकार, एक शब्द में शोषक व शोषित एक दूसरे को गुप्त रूप से अथवा प्रकट रूप में विरोध करते रहे हैं। यही संघर्ष बिना किसी विराम के लगातार होता ही रहा है। हर बार इस संघर्ष का अंत या तो समाज के पुनर्गठन में हुआ है अथवा संघर्षशील वर्गों के सामान्य विनाश में। इस प्रकार इतिहास का संपूर्ण विवरण वर्ग संघर्ष की धुरी के चारों ओर घूमता है और उसे समझे बगैर इतिहास का वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात उसने बताई कि परिवर्तन में वर्ग संघर्ष की भूमिका, कि सैद्धांतिक दृष्टि से सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण उत्पादन के परंपरागत उपादान, साधन व तकनीक में बदलाव आना होता है। और मार्क्स ने के अनुसार जब किसी समाज में आर्थिक उत्पादन के उपादान में परिवर्तन आ जाता है तो इससे उस समाज की अवस्था में भी परिवर्तन आ जाता है। किंतु इसके साथ ही वह बताता है कि समाज की अवस्था में यह परिवर्तन स्वतः ही नहीं होता है, अपितु इसके लिए वर्ग संघर्ष के रूप में मानवीय प्रयत्न की आवश्यकता होती है। वर्ग संघर्ष के द्वारा ही शोषित वर्ग शोषक वर्ग का विरोध करता है और सामाजिक परिवर्तन को संभव बनाता है। नेक्स्ट उसने बात बताई कि वर्ग संघर्ष में राज्य की भूमिका है, कि शोषक वर्ग, राज्य का जो शोषक वर्ग द्वारा बनाई गई एक वर्गीय संस्था है, राज्य में शोषक वर्ग का अधिकार होता है। अतः वर्ग संघर्ष के दौरान राज्य शोषित वर्ग का क्रूर दमन करता है ताकि शोषक वर्ग के हितों की रक्षा की जा सके। इस प्रकार वर्ग संघर्ष के दौरान राज्य की भूमिका तटस्थता एवं निष्पक्षता ही नहीं होती है, अपितु शोषक वर्ग के विरुद्ध शोषक वर्ग के समर्थन की होती है। उसने ये भी बात बताई कि पूंजीवादी व्यवस्था में वर्ग संघर्ष का विवरण, इसमें मार्क्स क्या कहता है कि पूंजीवादी युग का समाजवादी चिंतन है, अतः उसने पूंजीवादी व्यवस्था के संदर्भ में वर्ग संघर्ष की स्थिति पर विस्तार से विचार किया है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शोषक वर्ग की भूमिका पूंजीपति वर्ग तथा शोषित वर्ग की भूमिका श्रमिक वर्ग, स्वाहारा वर्ग निभाता है। मार्क्स का मत है कि पूंजीवादी व्यवस्था में अग्रलिखित मतलब जो दोष पाए जाते हैं, अतः इसमें तीव्र वर्ग संघर्ष का होना अनिवार्य होता है। तो उपयुक्त कारणों से ये जो पूंजीवाद में खूनी क्रांति के रूप में वर्ग संघर्ष होगा और इसमें श्रमिक वर्ग की विजय होगी और मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग का नाश होगा और सर्वहारा वर्ग की विजय दोनों ही बातें असंभावी हैं। आलोचकों ने इस वर्ग संघर्ष की आलोचना भी की है। वो किस प्रकार से की है? उन्होंने कहा है कि इतिहास मात्र वर्ग संघर्ष का विवरण नहीं है,
दूसरी बात, विकास में सहयोग व सामंजस्य का अधिक महत्व है। तीसरी बात, वर्ग संबंधी मान्यता दोषयुक्त है। ठीक है ना, जो मार्क्स ने वर्ग संघर्ष संबंधी मान्यता बताई थी वो एक प्रकार से दोषपूर्ण है, आलोचकों ने उनकी ये आलोचनाएं की हैं। तीसरी बात उन्होंने ये भी बताई कि एक ही वर्ग में मतभेद व संघर्ष संभव है, राष्ट्रीय तत्व की उपेक्षा की है, पूंजीवाद के संदर्भ में वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों की आलोचना भी की है। ये सारी बातें आलोचकों ने आलोचना वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की है। लेकिन जो कंक्लूजन है या निष्कर्ष रूप है उसमें आप ये कह सकते हैं कि मार्क्स के वर्ग संघर्ष संबंधी जो विचारों को पूर्णतः सही नहीं माना जा सकता, किंतु उसके कथन में अर्ध सत्य अवश्य है। समाज में जिन वर्गों के हित पर परस्पर विरोधी होते हैं उनमें सहयोग के स्थान पर संघर्ष की संभावना ही अधिक होती है, फिर चाहे वह मार्क्स की तरह का उग्र वर्ग संघर्ष नहीं भी हो। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इतिहास के अध्ययन में आर्थिक तत्व के महत्व को प्रकट करता है। तो प्यारे बच्चों, ये मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है वो यहीं खत्म हुआ। कल जो आपकी ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, इसके संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे या मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे या उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।